हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक मंगा जो कि मैंने खुद लिखी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बर्फीले कबीले की शक्ति। इसकी लेखक भी मैं हूँ, इसकी डिज़ाइनर भी मैं हूँ, इसकी ऑथर भी मैं हूँ, इसकी नैरेटर भी मैं हूँ। और ये जो स्टोरी है ना, ये ऐसी कहानी है जो कि एक तो ये इंडिया की फर्स्ट मंगा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और दूसरी बात, ये वाली स्टोरी बेस्ड है एक ऐसी जगह की जहाँ पे चिन डायनेस्टी जो होती है वो लुप्त हो रही होती है, और उन्हें बहुत मुश्किल से जाकर पहाड़ों में छिपना पड़ता है 10,000 साल के लिए, ताकि उनका जो हेयर टू द थ्रोन होगा उसको वो आगे चलकर इन लोगों को आज़ादी दिला सके। तो ये कहानी शुरू होती है। प्राचीन काल से हिमवंश एक बर्फीले हिमालय हिम पर्वत के अंदर 10,000 साल से छिपा हुआ था, क्योंकि उन्हें अपने अंतिम उत्तराधिकारी को बाहरी दुनिया से बचा के रखना था। तब महारानी चिनली ने अपनी छोटी निजी नौकरानी चिंसू के साथ हिम देवी माँ का इंतजार कर रही थी। हिम देवी माँ यहाँ पर वो थी जो इन लोगों की कुल की देवी माँ हुआ करती थी और इन लोगों को संरक्षण प्रदान कर सकती थी। तभी जो महारानी चिनली होती हैं वो अपनी नौकरानी चिंसू के साथ भागकर जा रही होती हैं। ये अपने आंगन में इंतजार कर रही थी देवी माँ के प्रकट होने का। तभी उनकी नौकरानी कहती है, महारानी चिनली, हिम देवी माँ कब प्रकट होंगी? हमें अपने वंश के अंतिम उत्तराधिकारी की रक्षा करनी होगी। मुझे हमारे होने वाले सम्राट की सुरक्षा की अत्यधिक चिंता है। वह अभी केवल छोटे से बालक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका जो हेयर टू द थ्रोन होने वाला है वो अभी सिर्फ छोटा है, नन्हा सा बालक है। तभी यहाँ पर एकदम से प्रकट होती हैं हिम देवी माँ। तो यहाँ पर उन्हें देखते ही वो प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हिम देवी माँ, कृपया हमारे अंतिम उत्तराधिकारी को बचाना, क्योंकि बहुत जल्दी ही सर्दियाँ आने वाली हैं। हे हिम देवी माँ, कृपया हमें बाहरी खतरों से बचाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरा कुल का अंतिम उत्तराधिकारी बाहरी दुनिया में सुरक्षित रहे। कृपया उसकी देखभाल करें। वह हमारा भविष्य का हिमवंश का राजा चिन फेंगलिंग होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह मानव जगत में एक उत्तम तथा तेजस्वी बालक की तरह भविष्य में एक दिन बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने, यानी कि वो बहुत बड़ा आगे चल के राजा बने। यहाँ पर वो देवी माँ जो होती हैं वो चिल्ली से कहती हैं, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही आपको वचन देती हूँ, परंतु हिम राजा चक्रवर्ती सम्राट चिन फेंगलिंग मानव की दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक वे अपनी शिक्षा और मार्शल आर्ट का अभ्यास पूरा नहीं कर लेते। आप केवल बर्फ के दर्पण यानी कि बर्फ के मिरर के माध्यम से उन्हें देख सकती हैं, परंतु उनसे बातचीत नहीं कर सकती। आप उनसे वार्तालाप करने में असक्षम होंगी। मैं उसकी हिमवंश पहचान को छुपा दूंगी ताकि वह मनुष्य के नवजीवित बालक जैसा यानी कि नए न्यू बॉर्न बेबी जैसा दिखे, एक साधारण मानव की तरह अपनी जिंदगी को बिताए बिसर करे। मैं चाहती हूँ कि वह भविष्य में हिमवंश को इस श्राप से बचा सके। वह जल्द ही भविष्य में आपके हिम कबीले को इस अभिश्रापित जगह से मुक्त करवाने में सक्षम होंगे। मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ, परंतु मैं उसका भाग्य नहीं बदल सकती हूँ। उन्हें अपने भाग्य से सभी दुखों को सहना पड़ेगा और सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे भविष्य के चक्रवर्ती सम्राट को अपने भाग्य से पीड़ा सहन करनी होगी और सभी भावनाओं को नियंत्रण रखना होगा। अपने मन की इच्छाओं को, स्थिरताओं को नियंत्रण बनाए रखना होगा। मतलब उन्हें हर चीज़ दुख सुख को झेलना होगा, और उसके बाद उन्हें इंसानी जैसे लोग रहते हैं, जैसे उन्हें दुख होता है, सब चीज़ें होती हैं, उन्हें सब झेलना होगा। यहाँ पर एकदम से चिंसू कहती हैं, महारानी चिनली, परंतु अभी हमारे युवराज भविष्य के राजा चक्रवर्ती सम्राट सिर्फ एक छोटे से बच्चे हैं। उनको मानव दुनिया के कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? यहाँ पर तभी महारानी जो चिनली होती हैं वो चिंसू को जवाब देती हैं, हमें अपने प्रजा के सभी लोगों को बचाना है, अपने राजा को भारी खतरों से सुरक्षित रखना है। वह कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वह हिम कबीले के वंशज है। उसे अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा और इसी अभिश्राप से तथा इन दुखों से हमारे कबीले को बचाना होगा। महारानी जो थी वो अपने कबीले के बारे में सोचती थी और वो जानती थी कि जो उनका हेयर टू द थ्रोन है उसे यहाँ पर आकर फाइनली इन लोगों को बचाना होगा। वो छोटा सा बच्चा एक जगह एक पालने में था। हिम राजा चिन फेंगलिंग इस मानव दुनिया के छोटे से मानव रूपी बालक अवतार में बदल जाता है, मतलब वो एक मनुष्य में बदल जाता है। हिम देवी माँ उस छोटे से बच्चे को एक नए भाग्य और नियति का सामना करने के लिए मानव की यानी कि मॉर्टल दुनिया में छोड़ आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मॉर्टल दुनिया कल्टीवेटर की दुनिया से थोड़ी सी भिन्न होती है, अलग होती है। तभी यहाँ पर हाथ जोड़कर महारानी चिनली ने अपने देवी माँ को धन्यवाद दिया, उस देवी माँ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। फिर हिम देवी माँ अपने एकांत और ध्यान में वापस चली गई, क्योंकि उनका कार्यभार यहाँ खत्म हो गया था और वो उस छोटे से बालक को यहाँ पर दूसरी दुनिया में ले गई थी। कुछ साल बाद जब हमारा प्यारा सा
फेंग चिंगलिंग यानी कि जिसे हम अर्लिंग भी बोल सकते हैं, वो 6 साल का हो गया था। तो वह अपनी बिल्ली मीमी के साथ खेल रहा था जब वो बहुत छोटा सा था। वो मीमी, जो कि बिल्ली का नाम है, उससे कहता है, मेरे छोटे दोस्त, तुम इस मानव दुनिया में मेरे एकमात्र दोस्त हो। कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि मैं अनाथ गरीब बालक हूँ। देखो, मेरे मित्र चेंसी ने मुझे अपने पुराने कपड़े दिए हैं। मीमी, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूँ? वो बहुत क्यूट लग रहा होता है उन छोटे से कपड़ों में। यहाँ पर समय के साथ हिम राजा चिन फेंगलिंग अब 8 साल के एक बड़े लड़के हो गए थे, जो कि अपनी ही उम्र के मित्र चेंसी के साथ अपने मार्शल आर्ट गुरुकुल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। चिन फेंगलिंग को मानव रूपी दुनिया में गुअर कहा जाता था क्योंकि कोई भी उनके साथ परिवार द्वारा दिया गया नाम नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था उनका नाम चिन फेंगलिंग है, इसलिए उन्हें अनाथ बालक के नाम से गुअर नाम से बुलाया जाता था। गु मतलब अनाथ। यहाँ पर ये नाम उनका रख दिया गया था, परंतु बाद में उन्होंने अपना नाम गुगु रख लिया था, गुगु में बदल दिया था, जो उसके युवा मास्टर चेंसी ने उन्हें दिया था और ये उन्हें बहुत प्यारा नाम लगता था। यहाँ पर जो चेंसी था वो उसे हमेशा गुगु कह के बुलाया करता था, चेंसी। यहाँ पर जो आप लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हैं वो चेंसी है और जो आप राइट में देख रहे हैं वो किंग चिंगफेंगलिंग है। किंग चिंगफेंगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंसी के करीब थे। चेंसी जो है अच्छे परिवार से आया करते थे और चेंसी के पिता यहाँ पर गुअर को भी अपने बेटे की तरह मानते थे। गुअर को वो अपने बेटे का सबॉर्डिनेट मानकर उसे उनके साथ यहाँ गुरुकुल में भेज देते हैं और यहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। ये लोग युवा लड़के बदल जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर खूब मस्ती करते थे। हंसते हुए चैन यहाँ पर बोलता है कि देखो देखो मास्टर को, मास्टर कितने ज़्यादा क्रूल हैं, जब देखो पनिशमेंट देते रहते हैं और कुछ भी नहीं सूझता है इन्हें। यहाँ पर गुगु यानी कि चिंग फेंगलिंग कहता है, हाँ चेंसी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ना, मास्टर ने कितने लोगों को सज़ा दी है। शुगर है हमारा काम कंप्लीट था, वरना हम लोगों को भी सज़ा मिल रही होती। यहाँ मुस्कुराते हुए चेंसी कहता है, ओफो गुगु, तुम भी ना। यहाँ पर वो दोनों एक जगह जाके बैठ जाते हैं। चेंसी कहता है, आज मेरा बिल्कुल भी क्लास लेने का मन नहीं कर रहा, जब देखो टीचर चिल्लाते रहते हैं और हमारे एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। गुगु मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, अब हम योद्धा बनने जा रहे हैं। हम दोनों की उम्र 17 वर्ष हो चुकी है और हम जल्द ही 18 के होने वाले हैं। उसके बाद हमें युद्ध के लिए भी जाना होगा, हमें सेना में भी भर्ती होना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि सेना के जब हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो कैसा रहेगा, हम लोग उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए चेंसी कहता है, तुम सेना में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। मेरे फादर कहते हैं जैसे कि वो एक अच्छे ऑफिशियल हैं, कल को मैं भी एक अच्छे ऑफिशियल का बेटा होने के नाते बहुत सारे एग्जाम में बैठ सकता हूँ, लेकिन मैंने फादर से दरख्वास्त की है कि तुम्हें भी जल्द से जल्द वो बाकी के एग्जाम में बैठने दें। यहाँ पर चिन फेंगलिंग जिसे ये भी नहीं पता था कि वो एक भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट है जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा किंग बनने वाला है। वो बेचारा एक छोटी सी ऑफिशियल एग्जाम के लिए यहाँ पर पूरे का पूरा, जैसे कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए करते हैं, ऐसे ही वो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए यहाँ पर पूरा ध्यान लगा रहा था, पढ़ रहा था, मार्शल आर्ट ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत क्रेज़ था कि काश वो आगे चलकर बहुत सारे युद्धों में भाग ले और उसके बाद वो एक अच्छा सेनापति बने। यहाँ पर उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारा कुछ था, उसे बहुत क्रेज़ होता था खुद को यहाँ पर ऐसे दिखाना कि वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। उसे बस एक चीज़ हमेशा खलती थी, अपने घर की कमी। जब वो चेंसी को अपने माता पिता द्वारा इतना ज़्यादा प्रेज़ करता हुआ देखता था तो उसे बहुत अजीब सा लगता था। हालांकि उसे चेंसी के ही पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। चेंसी यहाँ पर ग्रीन कलर की पोशाक अक्सर पहना करता था और वो अपनी बाकी की पोशाक भी यहाँ पर जो उसकी ओल्ड हो जाती थी, क्योंकि उसे तो नए नए, उसके पापा ऑफिशियल्स में से एक थे तो उन्हें तो नए नए कपड़े मिलते रहते थे, तो उनमें से अपने कुछ नए कपड़े ये गुगु यानी कि हमारे चिन फेंगलिंग को भी दे दिया करता था। चिन फेंगलिंग हमेशा से ही चेंसी का उत्तरण पहना करता था, जबकि वो एक राजा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी चिंसू अपनी महारानी चिंगलिंग के साथ देख रही थी। वो देख रही थी कि यहाँ महारानी जो है वो किस तरह से हमेशा नज़र रखती हैं दर्पण आईने से, यानी कि मिरर, आइस मिरर से। यहाँ पर वो अपने इतने प्यारे से कुल के जो उनके उत्तराधिकारी थे उसमें हमेशा से महारानी चेनली जो है वो नज़र रखती आई हैं और अब उनकी बूढ़ी आंखें इंतज़ार कर रही है कि कब चिन फेंगलिंग इस बाहरी दुनिया से, मतलब इस तरह के हिम पर्वत से, यहाँ जहाँ वो 10,000 साल से फंसे हुए हैं, यहाँ से निकाल के लेके जाएगा और कब वो ऐसा सूरज देख पाएंगी जहाँ पर उनकी पूरा क्लैन, चिन क्लैन खुशी से रहेगा। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, कैसे चिन फेंगलिंग को अपनी हकीकत पता चलेगी और कैसे उसे ये पता चलेगा कि उसकी कितनी सारी शक्तियाँ सील हैं। वो ह्यूमन बॉडी में उसको ट्रांसफॉर्म तो कर दिया गया लेकिन वो ह्यूमन है नहीं। देखते हैं ये कब पता चलेगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच।